तब यहाँ होंग फिर से स्कूल आ गया होता है और उसे याद आता है कि कैसे पिछले दिन उसे और उसके दोस्तों को उन लोगों ने मारा था जिन्हें उन्होंने बुली किया था। उन लूजर्स को लगता है कि टीआरपीए के आने की वजह से वो इनविंसिबल हो गए हैं, पर अब मैं और नहीं सह सकता हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वैसे भी अगर मैं स्कूल को स्किप कर दूंगा तो वो लोग कर भी क्या लेंगे, क्योंकि टीआरपीए को तो और भी स्कूलों का ध्यान रखना होगा ना। तो इसलिए अगर मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आऊंगा तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो हम देखते हैं होंग जैसे ही वापस जा रहा होता है वैसे ही हानरिम उसके पास आ जाती है और उसके कान को घुमाने लगती है। आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो? अब तुम इतनी दूर स्कूल आ ही गए हो तो तुम्हें अंदर तो चलना ही चाहिए। वैसे तुमने कल तो कहा था कि तुम स्कूल को क्विट कर रहे हो, पर लगता है तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो और तुम तो मेरी क्लास को भी अटेंड नहीं करना चाहते हो। तो इसलिए आप जल्दी से डिसाइड करो कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। और हाँ, अगर तुम भाग जाओगे तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्पेशल फोर्सेस वाले लोगों को कितनी अच्छे से ढूंढते हैं। तो होंग और उसके दोस्त इस चीज से परेशान हो गए होते हैं, जिस वजह से वो इसके लिए मीटिंग करने लगते हैं और उन्होंने वहाँ पर भी अपना सिर झुका के रखा होता है क्योंकि उन्हें शक होता है कि फिर से कोई उनकी फोटो क्लिक करके हानरिम को भेज देगा। तब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना है। हमें ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की क्लास सिर्फ 5 घंटों की है, जिसमें से 3 घंटे तो हम पहले ही लगा चुके हैं। और जब हम बाकी 2 घंटे भी पूरे कर लेंगे उसके बाद हम ली और बाकी सबको बताएंगे कि आखिरकार हम लोग क्या चीज है। तो चलो फिर तब तक इसे सह लेते हैं। तो हम देखते हैं अगली क्लास के लिए हानरिम ने उन चारों और विक्टिम के पेरेंट्स को बुलाया होता है ताकि हानरिम पेरेंट्स को दिखा सके कि उन बच्चों ने विक्टिम के साथ क्या किया है। तो ली की मॉम को हानरिम की रिपोर्ट को पढ़ के समझ में आ जाता है कि उन्हीं लोगों की वजह से ली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिस वजह से वो इमोशनल हो जाती हैं और उन बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती है। ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चे इसे पेरेंट्स के साथ अटेंड कर सकें और पेरेंट्स भी ये समझ सकें कि आखिरकार उनके बच्चों ने क्या गलती की है और विक्टिम्स को कितना ज्यादा पेन दिया है। तब एक बच्चे के डैड ये सब कुछ देख के वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनकी वाइफ कहने लगती है कि चाहे उसके बच्चे ने गलती की है पर उसे इस तरह सबके सामने सजा नहीं देनी चाहिए थी और ऊपर से उन बच्चों ने अपॉलॉजी लेटर्स भी दे दिए हैं, तो फिर ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये सुन के ली की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे की माँ से पूछने लगती है कि अगर उसके बेटे ने खुद सुसाइड करने की कोशिश की होती तो क्या वो तब भी यही कहती। तब वो लेडी कुछ नहीं कह पाती है और हम देखते हैं जो पर्सन बाहर गया होता है वो एक पाइप लेके अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि उन्होंने जो वो सब कुछ किया है उसके लिए उन्हें और ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब उस पर्सन का बेटा उसे बुलाने लगता है पर वो अपने बेटे को ही मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। तब वो पर्सन ली की मॉम को भी कहता है कि अब वो उन चारों को तब तक मारेगा जब तक ली की मॉम उन्हें रुकने के लिए नहीं कह देती, जिस वजह से हम देखते हैं होंग पूरी तरह से जख्मी हो गया होता है पर वो अभी भी सुधरा नहीं होता है और आखिरी दिन का इंतजार कर रहा होता है। तो अगले दिन हानरिम सबको बताती है कि आज उनके कोर्स का आखिरी दिन है, जिस वजह से वो होंग को अपने फाइनल थॉट्स को शेयर करने के लिए कहती है और होंग को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसे बस इतना ही करना है, जिस वजह से हम देखते हैं वो ऐसे कहने लगते हैं जैसे कि उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा हो। ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा आसान है, लगता है टीआरपीए को भी किसी ने सबक सिखाया है और ऊपर से ये भी तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसलिए इसे भी एहसास हो गया है कि इसे भी इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। तुम ये मत सोचना ली कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुम बस थोड़ा टाइम इंतजार करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। चलो अब आज की क्लास खत्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब ये कोर्स ऑफिशियली होल्ड पर रखा जाता है। रुको जरा, ये कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है ना? होंग, क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल की वायलेंस कमेटी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अपील का भी एक ऑप्शन है, जिसमें विक्टिम स्टूडेंट डिसीजन रिसीव करने के 180 दिन तक और एक्शन लेने के 90 दिन के बीच में फिर से अपील को फाइल कर सकता है। और ली के केस में जब उसे वायलेंस कमेटी का रिजल्ट मिला था तभी उसने अपील कर दी थी। और तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि आज लास्ट क्लास वाले दिन ही उन्होंने इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस लास्ट डे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि हम लोग फिर से दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगले दिन हानरिम और ली साथ में उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ली दोबारा से वायलेंस कमेटी को अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाला होता है और हानरिम उसे कहती है कि उसे ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि इससे उसे फिर से सबको बताना पड़ेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, जिससे कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ली कहता है कि वो खुद ये करना चाहता था और चाहे वो पिछली बार कमेटी के सामने आकर थोड़ा डरा हुआ था, पर इस बार हानरिम उसके साथ है, जिस वजह से उसे कम डर लग रहा है। तब हम देखते हैं वहाँ पर वायलेंस कमेटी के मेंबर्स आ जाते हैं, जहाँ पर एक मेंबर किम खुद को हानरिम को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने साथी का नाम जुनबिन बताता है, जो कि एक यूथ ह्यूमन राइट अटर्नी होता है। और उसे देखकर ली को याद आता है कि वो वही पर्सन है जो कि पिछली बार भी उसकी हियरिंग में मौजूद था। तो हानरिम जुनबिन से भी हाथ मिलाने चली जाती है, पर जुनबिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहने लगता है कि वो किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाता है और उसे टीआरपीए भी पसंद नहीं है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उस मीटिंग का पैनल ली को अपनी बात रखने के लिए कहता है, जिस वजह से ली उन सबको फिर से वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है जो कि होंग और उसके साथियों ने उसके साथ किया होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को ये सुन के बुरा लग रहा होता है, पर जुनविन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता। कमेटी के डिसीजन आने के बाद होंग ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे रिवेंज के मैसेज भेजे और उसके बाद तो वो मेरे घर तक आ गया। अगर उस दिन मिस हानरिम वहाँ पर ना होती तो मेरी हालत और भी ज्यादा बुरी हो जानी थी। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं होंग के साथ सेम स्कूल में नहीं जा सकता हूँ और इसी वजह से मैंने ये अपील डाली है। तब उस पैनल का जज ली को आराम से बैठने के लिए कहता है और जुनविन से पूछने लगता है कि आखिरकार वायलेंस कमेटी ने होंग को सिर्फ 5 दिनों के लिए ही सस्पेंड क्यों किया है। अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो मुझे लगता है कि जो कमेटी ने एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है। कमेटी और बाकी सिस्टम जुवेनाइल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को करेक्ट किया जाता है, ना कि पनिश किया जाता है। और अगर मैं ये साफ साफ शब्दों में कहूँ तो केस चाहे जितना मर्जी सीरियस हो, पर जब एक स्टूडेंट रिग्रेट शो करता है तो हमें उसे कंसीडर करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि स्कूल वायलेंस कमेटी के सामने आते हैं वो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, पर होंग ने सब कुछ माना था और उसने कहा था कि वो उस बात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, जिस वजह से हमने बस उसे सस्पेंड ही किया। और हमने इन दोनों की क्लास को इस वजह से चेंज नहीं किया ताकि ये दोनों साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। होंग ने जो कुछ भी किया उसे उसका रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ। मैं टीआरपीए की वार्डन हूँ, जिस वजह से मैं होंग की स्पेशल एजुकेशन की इंचार्ज थी और मैंने अपनी सारी असाइनमेंट्स में होंग को मॉनिटर किया है और मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा हुआ हो। जैसे कि ली ने कहा है कि होंग ने इतनी लाइट पनिशमेंट का मजाक उड़ाया है और वो तो रिवेंज लेने से भी नहीं रुका है, जिस वजह से उसने क्राइम किया है। और मुझे लगता है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि कमेटी ने सही डिसीजन नहीं लिया था। पर हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि होंग का ये बिहेवियर इस वजह से है क्योंकि टीआरपी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेथड्स का इस्तेमाल करता है। एक यूथ अटर्नी होने के नाते मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है और आपको पता है कि वो बच्चे टीआरपीए के वार्डन्स को क्या कह रहे थे। वो आपको अंडरटेकर समझते हैं, क्योंकि अगर एक बार टीआरपीए किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और जो बच्चे उसमें शामिल होते हैं उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिस वजह से उनकी जिंदगी बिगड़ जाती है। आपको पता है वार्डन हानरिम जो स्पेशल एजुकेशन की वीडियो यूट्यूब पर डली है, वो ये साबित करती है कि टीआरपीए कितनी ज्यादा वायलेंट है। और आपकी रेपुटेशन को कंसीडर करते हुए क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि जब आप आई होंगी तब होंग को कैसा लगा होगा। उस बेचारे को तो ऐसा लगा होगा कि उसकी तो जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपकी एक्सट्रीम मेथड या फिर मैं कहूँ आपकी प्रेजेंस से ही होंग ये करने पर मजबूर हो गया है। जुवेनाइल्स को इस वजह से सजा नहीं मिलती है क्योंकि वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, जिस वजह से वो गलती करते हैं। तो इसलिए उन्हें गलती सुधारने का चांस भी मिलना ही चाहिए और अगर उन्हें ये चांस नहीं मिलेगा तो वो और भी ज्यादा गलतियां करेंगे। तब ये सब कुछ सुन के ली के सबर का बांध टूट जाता है, जिस वजह से वो बैंडेज को खोलकर सबको अपनी कटी हुई रिस्ट को दिखाने लगता है। जब होंग ने मुझे बताया कि वो मुझसे बदला लेने आ रहा है तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और मैंने अपना हर दिन हेल में काटा है। तो क्या हम इसे होंग की गलती कहकर जाने देंगे? इन्हीं चीजों की वजह से मैं कहता हूँ कि जुवेनाइल्स इमेच्योर होते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो ली, पर आखिरकार तुम्हें कैसे पता है कि होंग तुमसे बदला क्यों लेना चाहता था? क्या तुम्हें लगा नहीं कि स्कूल तुम्हें उससे बचा लेगा? क्या तुम्हारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे साथ वर्स्ट होने वाला है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ये अपील इस वजह से की हो ताकि तुम होंग से बदला ले सको। शायद तुम भी यही चाहते हो कि होंग भी उतना ही सफर करे जितना तुमने किया है। तो ये सब कुछ सुन के ली का मन खराब हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाता है और जुनविन हानरिम से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि होंग को सजा देना ट्रू जस्टिस है या फिर उसकी ट्रू जस्टिस रिवेंज को प्रमोट कर रही है। तब यहाँ ली को समझ में आ जाता है कि एडल्ट्स के लिए बुलीज और विक्टिम्स बस छोटे से बच्चे हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और चाहे एडल्ट जितने मर्जी कह रहे हो कि वो उनकी बात को समझ रहे हैं, पर उन्हें उनकी पेन की कोई फिक्र नहीं है। तब ली कॉरिडोर में भागता हुआ एक पर्सन के साथ टकरा जाता है जो कि उसकी हालत देखकर उसे बाथरूम जाने का रास्ता बताता है और उसके चेहरे को देखकर ली हैरान हो जाता है। तो यहाँ जुनविन हानरिम से पूछ रहा होता है कि क्या टीआरपीए को सच में लगता है कि वायलेंस ही वायलेंस का आंसर है या फिर टीआरपीए ये बस अटेंशन के लिए कर रही है। तो हानरिम इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही होती, पर तभी हम देखते हैं हवाजिन वहाँ पर आ जाता है और उन सबको कहने लगता है कि उन्हें गलत फहमी हो गई है। तो हवाजिन सभी से लेट आने के लिए माफी मांगने लगता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिस वजह से जुनविन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसका गलत फहमी से क्या मतलब है। तो हानरिम जैसे इसे एक्सप्लेन करने लगता है वैसे पैनल उसे रोक देता है। रुकिए जरा, पहले मैं उन सभी चीजों को दोहरा दूं जो यहाँ पर अभी अभी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कमेटी ने रिव्यू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि जिस स्टूडेंट ने बुली किया है उसने अपनी सजा के बाद विक्टिम को और ज्यादा तंग किया है और विक्टिम को लगता है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वायलेंस कमेटी ने सही डिसीजन नहीं लिया था। पर वायलेंस कमेटी को लगता है कि बुली करने वाले स्टूडेंट ने वो सब कुछ इस वजह से किया है
क्योंकि टीआरपीए ने उसके साथ एक्सट्रीम मेथड्स का इस्तेमाल किया है। हमने टीआरपीए के मेथड्स को रिव्यू किया है और वो सच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। तो क्या आप हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिरकार आपने इन मेथड्स को ही चूज क्यों किया है? तो हवाजिन इसके लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि स्कूल वायलेंस कमेटी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि यूथ जस्टिस सिस्टम का गोल पनिशमेंट देना नहीं बल्कि बच्चों को सुधारना है। पर टीआरपीए उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना है जिनके राइट्स को पहले से ही वायलेट कर दिया गया है, जिस वजह से उनकी एक्टिविटीज विक्टिम्स की मदद करने के लिए है। इस केस में स्कूल वायलेंस कमेटी ने अच्छे से एक्शन नहीं लिया था, जिस वजह से विक्टिम स्टूडेंट्स के राइट वायलेट हुए हैं। तो इसलिए हमें लगा कि स्पेशल एजुकेशन की 5 घंटे की क्लास जरूरी है, ताकि हम बुली करने वाले स्टूडेंट को ये समझा सकें कि रिवेंज लेना सही बात नहीं है। तब जुनविन हवाजिन से पूछने लगता है कि क्या उसे ये लगता है कि सिर्फ विक्टिम की बात सुन के ही बुली करने वाले स्टूडेंट को सुधरने का चांस दिए बिना ही सजा देनी चाहिए, जिस पर हवाजिन मना करने लगता है और कहने लगता है कि टीआरपीए बस विक्टिम्स का ज्यादा ध्यान रखती है। ये तो सच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एजुकेशन की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के बेकार से बिलीव रखती है। वार्डन हवाजिन, आपको पता है कि यूथ जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट की जगह बच्चों को सुधारता क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो या तो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से होते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, जिस वजह से उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। और सिमिलर बैकग्राउंड के होने की वजह से वो सभी लोग इकट्ठे मिलकर क्राइम करते हैं। जब फैमिली की बात आती है तो बच्चों को ये चॉइस नहीं मिलती है कि वो किस फैमिली में पैदा होंगे, जिस वजह से यूथ क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी पर है। और इसी वजह से किसी भी बच्चे को अपने एक्शन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है, बल्कि ये तो सोसाइटी की ड्यूटी है कि वो उन बच्चों को सुधरने का एक चांस दें और उन्हें बताएं कि उनकी क्या गलती है। क्या आप इस बात पर एग्री नहीं करते हैं? तो हवाजिन जुनविन से पूछने लगता है कि क्या उसने कभी वीडियो गेम खेली है, जिसे सुनकर जुनविन को कुछ समझ नहीं आता। और हवाजिन उसे समझाता है कि टीआरपीए का वार्डन बनने से पहले उसे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से एक बूढ़े आदमी ने उसे यूथ के कल्चर को समझने के लिए वीडियो गेम खेलने के लिए कहा। और क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता था तो बच्चों ने उसे गालियां दी, और चाहे उसकी वजह से उसकी टीम हारती थी पर फिर भी उसने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही दूसरी टीम ने मानी, जिस वजह से उसकी टीम 10 में से 8 मैचेस को हार गई और हर बार उन्हें गालियां सुननी पड़ी। तब एक पर्सन हवाजिन से पूछने लगता है कि आखिरकार इस सब का इस केस के साथ क्या लेना देना है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, क्योंकि बुलिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है, चाहे हम इसे अच्छे के लिए समझे या फिर बुरे के लिए। पर ह्यूमन बींग्स को तभी खुशी मिलती है जब वो ये देखते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा ऊंचे हैं, और बुलिंग इसी चीज का वायलेंट एक्सप्रेशन है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो बुलिस के लिए सुधरना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका आखिरी गोल प्लेजर है। अगर आप बुली को बुली करने से मना करेंगे तो यह बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि आपने मीठा खाने वाले शौकीन पर्सन को केक के सामने बिठा दिया हो और उसे कहा हो कि आप केक नहीं खा सकते। और इसी वजह से स्कूल वायलेंस को डील करने के लिए हमें बुली को उसके प्लेजर के सोर्स से दूर करना होता है, जो कि उसका विक्टिम होता है। मैं यूथ जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को सुधारने का एफर्ट सही है, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से ये सब कुछ करें या फिर अपनी पर्सनल प्लेजर की वजह से। जुनविन कहने लगता है कि अगर हवाजिन ह्यूमन नेचर की ही बात कर रहा है तो आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि ह्यूमन नेचर एजुकेशन से चेंज हो सकती है, और ऊपर से उसके पास क्या प्रूफ है कि होंग ने ये सब कुछ प्लेजर के लिए किया है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि हवाजिन बस ये सब कुछ फैब्रिकेट कर रहा है। पर तभी ली वहाँ पर वापस आ जाता है। वो झूठ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब होंग मेरे घर मुझसे बदला लेने आया था तब उसने मुझे अपना खिलौना कहा था। उसने कहा था कि उसे स्कूल कमेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर वो ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता है कि उसका खिलौना उसके खिलाफ जा रहा है। आपने मुझसे पूछा था ना कि कहीं मैं ये सब कुछ होंग से बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको सच कहूँ तो मुझे बदला चाहिए, क्योंकि जब मैं सफर कर रहा था तब होंग को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैंने उसे बहुत बार मारने के बारे में सोचा है, पर कमेटी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती है और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से वायलेंस कमेटी को होंग के बारे में बताया था, और मैंने ये इस वजह से किया था ताकि होंग ये दोबारा से ना करे। मैं तो बस बिना डरे स्कूल जाना चाहता था। तो वहाँ का पैनल उस मीटिंग को खत्म कर देता है और उन लोगों को वर्डिक्ट का इंतजार करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। और हानरिम हवाजिन को वहीं रुकने का कहकर ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो हवाजिन वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है और नोटिस करता है कि जुनविन भी वहाँ पर सिगरेट पी रहा है, पर उसका लाइटर नहीं जल रहा होता, जिस वजह से हवाजिन उसे अपना लाइटर ऑफर करता है, पर जुनविन अपनी ही सिगरेट को तोड़कर फेंक देता है। तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम जीत चुके हो? पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस अपील का आउटकम इसके स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड हो चुका था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपील बहुत ज्यादा अजीब थी, क्योंकि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव अपील को 3 से 6 महीने लग जाते हैं, पर इस केस को सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। और ये अपील इतनी जल्दी इस वजह से हुई क्योंकि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया, जिसका नाम टीआरपीए है। और इसी वजह से इस अपील का वर्डिक्ट वही है जो तुम लोग चाहते हो, जिस वजह से अब होंग को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने ये विक्ट्री बस पावर से जीती है, जिस वजह से ये
असल में तुम्हारी जीत नहीं है। तो हवाजिन जुनविन को समझाने लगता है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस वजह से जुनविन उसे समझाता है कि टीआरपीए ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, पर क्योंकि टीआरपीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहता है, जिस वजह से उन्हें वो करना पड़ा है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कमेटी को पता नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर के मोटिव्स क्या हैं? और ऊपर से तुम्हारे एक्सट्रीम मेथड्स ने तो पहले से ही पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, जिस वजह से मीडिया पल पल की खबर रख रही है और इस रिपोर्ट का वर्डिक्ट भी मीडिया सबके सामने ले आएगी। पर इससे चीजें सॉल्व नहीं होने वाली हैं और हॉन्ग के ट्रांसफर या फिर एक्सपल्शन से ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं हॉन्ग जिस जिम में जा रहा होता है वहाँ का ट्रेनर उसे बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि हॉन्ग ने क्या किया है, जिस वजह से वो उसे और ज्यादा ट्रेन नहीं करना चाह रहा होता और उसे उसके पैसे भी दे देता है, जिससे कि हॉन्ग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर चल रहे और लोग भी हॉन्ग को पहचान लेते हैं और उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। तुम्हें पता है वार्डन हवाजिन, तुम्हारी एक्टिविटीज की वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, जिस वजह से वो सभी लोग हॉन्ग की प्राइवेसी को अब इन्वेड कर देंगे और जो गलती उसने अभी की है वो उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये एक बच्चे के लिए सही रहेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बच्चे को चांस देने से ज्यादा बढ़िया उसकी जिंदगी को खराब करना है? तो हवाजिन जुनविन से कहता है कि हॉन्ग की जिंदगी तब खराब होगी जब वो रिग्रेट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जब एक पर्सन को सच में अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपने आप पर काम करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को सुधार सकें। और उसने ये काम करते हुए ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने ये सब कुछ किया है और यही सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ सबका पहला स्टेप है। तो जुनविन अभी भी हवाजिन की बातों पर एग्री नहीं करता है और कहने लगता है कि अगर कभी भी टीआरपीए बंद हुई तो इसमें उसका हाथ जरूर होगा। तो जुनविन वहाँ से चला जाता है और हवाजिन को पूरा यकीन होता है कि वो उससे दोबारा से फिर से टकराएगा। तो हवाजिन को एक लड़की का फोन आ जाता है जो कि उससे पिज्जा मांग रही होती है और हवाजिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे किसका फोन आ गया है। तो वो लड़की उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया था कि कुछ लड़कियों को संभालने के बदले में वो उसे खाना देगा, जिस वजह से हवाजिन को याद आता है कि उसे यारी ने फोन किया है। तो हवाजिन यारी से मिलने जेल चला जाता है और साथ में उसके लिए पिज्जा भी लेकर गया होता है। तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगे, पर तुम तो सच में कमाल के निकले। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे कॉल कैसे किया था? मैंने एक्सरसाइज टाइम में एक गार्ड से उसकी मदद मांगी थी और ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिस वजह से उसने मुझे फोन दे दिया। हम जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इस तरह बेइज्जती मत करो। और तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि एक गार्ड ने इतनी बेकार सी चीज के लिए तुम्हें अपना फोन दे दिया? मुझे पूरा यकीन है कि उसे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा होगा। तो इसलिए अब ये बताओ, क्या तुम मुझे इस लड़की के बारे में बताना चाहती थी? तो हम देखते हैं यारी के साथ एक और लड़की होती है जिसने एक बंदे को मार दिया होता है और वो अपना नाम यू जियोंग बताती है। और हवाजिन को यारी से पहले ही पता लग गया होता है कि यू जियोंग की छोटी बहन गायब है। हमारे फादर नॉर्मल नहीं है और इसीलिए मैंने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही घर छोड़ दिया था और लगता है मेरी सिस्टर के लिए भी चीजें मुश्किल हो गई थी। उसने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि वो घर से भाग गई है, जिस वजह से हम लोग हमेशा लेटर शेयर करते रहते थे, पर 2 महीने से उसका कोई भी लेटर नहीं आया है। तो यू जियोंग हवाजिन को उसकी बहन का लेटर दे देती है और उस लेटर को पकड़ते हुए हवाजिन गलती से यू जियोंग को टच कर लेता है, जिससे कि यू जियोंग चिल्लाने लगती है और यारी उसे शांत करके बताती है कि हवाजिन बुरा इंसान नहीं है और हवाजिन से भी कहती है कि यू जियोंग को मर्दों से डर लगता है, जिस वजह से हवाजिन कहने लगता है कि उसे हानरिम को वहाँ पर लाना चाहिए था, पर यारी इसके लिए मना कर देती है। तो हवाजिन यू जियोंग की बहन के लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि उसे घर के बाहर एक रहने की जगह मिल गई है जहाँ पर वो खुश है। क्या तुमने पुलिस को इसके बारे में बताने की कोशिश की? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस प्रिजनर्स की बातों पर विश्वास करेगी? और तुम इस जिम्मेदारी से भागना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ के हिसाब से मिडिल स्कूल स्टूडेंट को स्कूल में होना चाहिए और अगर वो स्टूडेंट स्कूल में नहीं है तो वो उसके राइट टू एजुकेशन वाले एक्ट का वायलेशन है, तो इसलिए ये तुम्हारे अंडर आता है। ये चीज तो मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसा कि केस अभी न्यूज में चल रहा है। तो तुमने भी उनके बारे में सुना है जिन्हें हेल्पर्स कहा जाता है। तो हम यहाँ पर यू जियोंग की बहन को देखते हैं जो कि चुपके से एक जगह से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी एक आंटी उसे पकड़ लेती है। आखिरकार तुम कहाँ भजा रही हो? अगर तुम बाहर गई तो तुम काफी दिनों तक भूखी रहोगी और तब तक बेंचेस पर सोती रहोगी जब तक मेरे जैसा कोई तुम्हें ढूंढ नहीं लेता। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे भी ज्यादा बेकार हो। और ये भी मत भूलो कि इस कंट्री में अपने गार्डियंस के बिना माइनस कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तब हमें फिर से प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू जियोंग हवाजिन को बता रही होती है कि उसने भी बस एक हेल्पर को ही मारा होता है, क्योंकि जब यू जियोंग घर से भागी होती है तब एक पर्सन ने उसकी मदद की होती है जिसने बाद में उसका फायदा उठाया होता है और इसी चीज से गुस्से होकर उसने उसे मार दिया होता है। और आज तक वो जिस भी हेल्पर से मिली होती है वो लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जिस वजह से उसे मर्दों से नफरत होगी होती है और उसे इस बात की चिंता हो रही होती है कि उसकी बहन क्या जिंदा भी होगी या नहीं। तैयारी यू जियोंग को शांत करवाती है
है और कहने लगती है कि वो और हवाजिन साथ मिलके उसकी बहन को ढूंढेंगे, जिससे कि हवाजिन शॉक हो जाता है और यारी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसका साथ मिलके काम करने से क्या मतलब है। तब यहाँ हम देखते हैं कुछ देर बाद यारी जेल से बाहर आ गई होती है और मजे से मेकअप करके घूम रही होती है, जिसे देखकर हानरिम हैरान हो जाती है और हवाजिन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने एक क्रिमिनल को जेल से बाहर निकाला कैसे है। तब हवाजिन उसे बताता है कि उसने प्रिजन वार्डन से बात की थी और उसे लगा था कि प्रिजन वार्डन उसे मना कर देगा, पर प्रिजन वार्डन चॉय को जानता था, जिस वजह से उसने हवाजिन की बात को मान लिया। आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी अगर तुम्हें एक हेल्पर को पकड़ना है तो तुम्हें एक माइनर की जरूरत है और ये रोल मुझसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्टूडेंट की तरह प्रिटेंड कर सकती हो, पर ये तुम सिर्फ सपने में ही कर सकती हो, क्योंकि ऐसा जिंदगी में तो तुम बहुत ज्यादा बूढ़ी हो ग्रैनी। तो ये सुनकर हानरिम को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि वो बस 26 साल की है, जिसे देखकर हवाजिन का दिमाग घूमने लगता है और वो उन दोनों को इकट्ठे जाने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो हानरिम हवाजिन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसे मुसीबत में डालकर कहाँ पर जा रहा है, जिस वजह से हवाजिन उसे बताता है कि यूजियोंग की बहन को ढूंढना ऐसा है जैसे कि घास में सुई ढूंढना, जिस वजह से उन्हें स्प्लिट हो जाना चाहिए और इसलिए वो हानरिम को येरी के साथ एंजॉय करने के लिए कहते हैं। तब एक रेस्टोरेंट जाकर येरी अपना एक नया अकाउंट बनाने लगती है और पोस्ट करती है कि वो घर से भाग आई है, जिस वजह से उसे रहने के लिए जगह चाहिए और उसे पूरा यकीन होता है कि उसे 5 मिनट के अंदर ही अंदर बहुत सारे रिप्लाईज आ जाएंगे। तब हम देखते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में येरी को बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं और उनमें से एक तो उसे हर महीने $1700 कमाने का मौका भी दे रहा होता है। तब येरी कहने लगती है कि अगर यूजियोंग की बहन को किसी हेल्पर ने पकड़ कर रखा है तो वो पक्का उससे कोई क्राइम करवा रहा होगा, जिस वजह से येरी सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करने के लिए कहने लगती है जो कि वर्क ऑफर कर रहे हैं। तब हानरिम येरी से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे हेल्पर्स के बारे में इतना कैसे पता है, क्या वो भी कभी घर से भाग गई थी, जिस वजह से येरी उसे बताती है कि उसके डैड साल में 11 महीने घर पर नहीं रहते थे और इस वजह से उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि अगर वो ये पोस्ट करेगी कि वो बिल्कुल अकेली है तो बहुत सारे घटिया लोग उसके कमेंट बॉक्स में इकट्ठे हो जाएंगे। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद येरी से वो पर्सन मिलने आ जाता है जो कि उसे काम ऑफर कर रहा होता है, जिस वजह से येरी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और हानरिम भी अपनी गाड़ी में उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है। तब वो बंदा येरी के सामने अपनी कार की तारीफ करने लगता है और उसे बताता है कि उसने वो कार $84,000 में खरीदी है। मुझे कार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात है। चलो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें घर से भागे हुए कितना टाइम हो चुका है? शायद मुझे 6 महीने हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि कल तो मैं सीढ़ियों पर ही सोई थी। इस कंट्री में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो बस फ्रीडम चाहिए, पर उसके लिए भी आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है और अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना तो आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार मेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे? जब घर नर्क बन जाता है तब आपके पास भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती है, पर आप बाहर भी अच्छे से जी नहीं सकते हैं। तो तुम बताओ कि आखिरकार तुम क्या करते हो और क्या मैं सच में एक महीने में $1700 कमा सकती हूँ? क्या और कोई लड़कियां भी तुम्हारे लिए काम करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था और चाहे तुम बहुत ज्यादा यंग हो पर फिर भी तुम्हें पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपने रीजंस होंगे, पर मुझे तुम बुरी लड़की नहीं लग रही हो और वैसे भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसलिए तुम थोड़े दिनों के लिए मेरे घर पर रुको और अपने डिसीजन को दोबारा से सोचो। तो ये सुनकर येरी को एहसास हो जाता है कि वो बंदा उस तरह का बंदा नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है, जिस वजह से वो उस बंदे को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर वो बंदा गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस वजह से येरी कहने लगती है कि अगर वो उसे काम नहीं दे सकता है तो उसे येरी को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। पर वो बंदा येरी को समझाने लगता है कि उसे इस तरह का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगी और वो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो येरी चलती गाड़ी के दरवाजे को खोल देती है, जिस वजह से गाड़ी का दरवाजा एक पोल पर जा लगता है, जिससे कि वो पर्सन और हानरिम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब वो पर्सन येरी को डांटने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होता है, पर तभी येरी उसे एक जोरदार लात मारती है। तुमने तो कहा था कि तुम अच्छे बंदे हो, पर अब तो तुम बहुत ज्यादा घटिया बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम मेरे हीरो और तुम्हारे साथ चल दूंगी? अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जब तुम पागल हो गए हो, जरा ध्यान से सोचो कि अगर मैंने पुलिस को ये कहा कि ये गाड़ी का दरवाजा इस वजह से टूटा है क्योंकि तुम मुझे गाड़ी से बाहर आने नहीं दे रहे थे, तो सोचो सबसे ज्यादा मुसीबत में कौन होगा? क्या वो मुझे गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की सजा देंगे या फिर तुम्हें एक माइनर को किडनैप करने की? और हाँ, अगर तुम्हें सच में भागी हुई लड़कियों की मदद करनी है तो तुम्हें उन्हें डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स देने चाहिए, ना कि ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि तुम उन्हें बचाने आए हो और तुम कह रहे थे कि ये गाड़ी ब्रांडेड है। आखिरकार तुम किस दुनिया में जी रहे हो? कोई भी माइनर भी ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी ब्रांडेड नहीं
नहीं है और तुम बस एक बेकार से पोजर हो। तैयारी जाकर हानरिम की गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगती है कि उसे सच में बहुत ज्यादा मजा आया है और उसे अब यह भी समझ में आ गया है कि वार्डन हवाजिन और हानरिम को ये जॉब इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। तो हानरिम कहने लगती है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, पर यारी उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और एक और पोस्ट डालने लगती है ताकि वो इस बार और ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे। तो अचानक से यारी को पता चलता है कि एक रनवे लड़की को उसके हेल्पर ने मार दिया है और वो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट थी, जिस वजह से यारी डर जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो स्टूडेंट यू जोंग की बहन ना हो। और यहाँ हवाजिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया होता है और उन्हें यू जोंग की बहन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं है जिसकी डेथ हुई है। तो यहाँ हानरिम और यारी को पता चलता है कि जो लड़की मरी है वो यू जोंग की बहन नहीं है, जिससे कि यारी खुश होने लगती है और हानरिम उसे समझाती है कि इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि किसी और लड़की की डेथ हुई है। तो हवाजिन भी हानरिम से कहता है कि उनके लिए भी मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा कोई केस आता है तब बाकी हेल्पर्स नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से वो भागे हुए बच्चों पर और ज्यादा सख्ती करने लगते हैं, जिस वजह से और ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो यहाँ जूयोन की बहन जहाँ पर होती है वहाँ की हेल्पर को किसी का फोन आया होता है जो कि यू जोंग की बहन को भेजने के लिए कह रहा होता है। माफ करना पर मैं उसे नहीं भेज सकती क्योंकि शायद वो न्यूज को देखकर घबरा गई थी, जिस वजह से उसने भागने की कोशिश की और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसे मारा है, जिस वजह से उसका फेस बिगड़ गया है। और वैसे भी तुम्हें क्लाइंट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर और भी मछलियाँ हैं और जो मैं अभी नई आईडी देख रही हूँ वो तो ये कैस्ट टायर फिश है। तो यहाँ यारी नहा रही होती है और हानरिम बाहर बैठ के देख रही होती है कि यारी की फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आती जा रही है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि एक लड़की के मरने के बाद भी बाकी सभी लोग इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हैं। तो यारी भी बाहर आ जाती है और हानरिम उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग इन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। मैं अभी शावर लेते लेते यही सोच रही थी और फिर मुझे याद आया कि यू जोंग की छोटी बहन किसी हेल्पर के पास तो जा ही नहीं सकती है क्योंकि यू जोंग ने एक हेल्पर को मारा था और जब उसे पता चला कि उसकी बहन भी घर छोड़ के आ गई है तो उसने उसकी बहन को बताया कि उसने कभी भी किसी भी हेल्पर के पास नहीं जाना है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आखिरकार वो किसी हेल्पर के पास जाएगी भी क्यों? तो हानरिम भी इस बात पर एग्री कर रही होती है, पर उसे लग रहा होता है कि शायद यू जोंग की बहन पैसे खत्म होने की वजह से किसी हेल्पर के पास चली गई हो क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो यारी को भी यही लग रहा होता है और वो अचानक से कहने लगती है कि उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, जिस वजह से उन्हें फ्राइड चिकन ऑर्डर करना चाहिए। और हानरिम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार फ्राइड चिकन से उसके ब्लड शुगर लेवल का क्या लेना देना है। तो हानरिम और भी चीजों को ऑर्डर कर देती है और उसने कुछ स्पाइसी फूड भी ऑर्डर किया होता है, जिसे सुनकर यारी को बहुत अच्छा लगता है और वो हानरिम को गले लगाने लगती है क्योंकि उसे स्पाइसी फूड ही चाहिए होता है। तो खाना खाते टाइम अचानक से उन्हें किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो लोग रूम के बाहर भागते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची एक बंदे से बचकर भाग रही है। तो हानरिम और यारी भी उसका पीछा करने लगती हैं। ओ पागल लड़की, आखिरकार तुम इस तरह क्यों भागी हो? प्लीज मिस्टर, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पर डिलीवरी करने आई थी और एक मिडिल स्कूलर को भी पता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खाने के और सोने की जगह के पैसे देने होंगे। तो हानरिम उस जगह पर घुस जाती है जहाँ से ये आवाजें आ रही होती हैं और देखती है कि एक पर्सन उस लड़की को मार रहा है, जिस वजह से वो उस पर्सन को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे गाली देते हुए पुलिस वालों को फोन करने लगती है ताकि वो उसे जेल में डलवा सके। पर तभी वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो उसे पुलिस को फोन करने से मना कर देती है। तो हानरिम उस लड़की को समझाने लगती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, जिस वजह से वो मुसीबत में नहीं पड़ेगी। पर वो लड़की उसे समझाती है कि उसे इसकी चिंता नहीं है, बल्कि वो तो इसलिए फोन करने से मना कर रही है क्योंकि अगर पुलिस वहाँ पर आएगी तो वो उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। पर वो लड़की घर नहीं जाना चाहती है। तब हानरिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से यारी आकर हानरिम को पीछे से पकड़ लेती है और उस लड़की से कहने लगती है कि हानरिम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना चाहिए। तब वो लड़की मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है और हानरिम यारी को पीछे धकेलकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसे उसकी मदद करने क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लोग तो उसे यूथ शेल्टर भेज सकते थे। तुम अडल्ट्स बिल्कुल सेम होते हो। तुम्हें नहीं पता कि अगर वो यूथ शेल्टर जाती तो वो भी उसके पेरेंट्स को फोन कर देते। डिटेंशन सेंटर के लोगों के साथ मिलकर मैंने ये चीज सीखी है कि कुछ लोगों के होम उनके लिए हेल की तरह होते हैं और उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पर इस कंट्री में जब आप किसी की हेल्प मांगते हैं तो वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स को ही कॉल करते हैं और अगर आपको पैसे भी कमाने हो तो भी आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। तो आखिरकार कोई तो क्या ही कर सकता है जो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से भागा हो। और वैसे भी अगर वो लोग घर वापस चले जाएंगे या फिर क्राइम करते हुए पकड़े जाएंगे तो वो दोनों चीजें उनके लिए सेम ही है, क्योंकि वो दोनों जगह ही उनके लिए हेल है। तो इसलिए तुम्हें और वार्डन हवाजिन को इस चीज के बारे में ध्यान से सोचना होगा कि आखिरकार तुम यू जियोन की बहन को ढूंढने के बाद उसे प्रोटेक्ट कैसे
करोगे। तो हानरिम को हवाजिन का फोन आ जाता है और हवाजिन को भी यारी की तरह लग रहा होता है कि यू जॉन की छोटी बहन जानबूझकर किसी भी हेल्पर के पास नहीं गई होगी, क्योंकि उसे तो हेल्पर पसंद ही नहीं है। और इस वजह से हवाजिन ने आसपास के रनवे ग्रुप से कुछ पूछताछ की होती है, जिस वजह से उसे उस एरिया के एक ऐसे हेल्पर के बारे में पता लगा होता है जिस पर यू जॉन्ग की बहन भरोसा कर सकती है। और हवाजिन उसकी प्रोफाइल को हानरिम को भेज देता है। तब उस प्रोफाइल को देखकर यारी को यकीन हो जाता है कि यू जॉन की छोटी बहन उस हेल्पर के पास जा सकती है। आखिरकार मैंने ये क्यों नहीं सोचा, क्योंकि अगर यू जॉन की बहन को मर्द पसंद नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे हेल्पर के पास गई हो जो कि एक वुमेन हो। तब हम देखते हैं यारी भी उसी हेल्पर से मिलने चली गई होती है ताकि वो उसके ग्रुप में जाकर यू जॉन्ग की छोटी बहन को ढूंढ सके। तो तुम्हें घर छोड़े हुए 6 महीने हो चुके हैं। तुमने तो सच में बहुत कुछ सहा है। मैं 15 साल की एज में भाग गई थी और तब से मैं अकेली ही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि भागने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसी वजह से मैं अपने फ्री टाइम में तुम जैसे भागी हुई लड़कियों की मदद करती हूँ। वैसे क्या ये सच है कि तुम्हारे ग्रुप में और भी लड़कियां हैं? बिल्कुल, मेरे ग्रुप में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? ये मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है जो कि भाग गई है, पर उसका फोन बंद आ रहा है जिस वजह से उसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। ये तो यून है ना, ये तो मेरे ही ग्रुप में है। तो इससे यारी खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग उस हेल्पर के अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो हेल्पर यारी को अपने घर पर ले जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर और भी लड़कियाँ होती हैं। तो यारी को वहाँ से सिगरेट की स्मेल आ रही होती है, पर वो बिना यून के वापस नहीं जाना चाह रही होती है, जिस वजह से वो उन सबको हाय कहती है। और हेल्पर उन लड़कियों से पूछने लगती है कि आखिरकार यून कहाँ गई है, जिस वजह से एक लड़की बताती है कि यून अपनी एक दोस्त से मिलने बाहर गई है। तो हेल्पर यारी को आराम करने के लिए कहती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है ताकि वो सभी लोग मिलके फैमिली की तरह खाना खा सकें। और बाकी लड़कियां यारी से दोस्ती करने की कोशिश करने लगती हैं, जिस वजह से यारी भी उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रही होती है। तो थोड़ी देर बाद वो सभी लोग खाने को एंजॉय करने लगती हैं और हानरिम भी गाड़ी में बैठकर उन सबकी बातों को सुन रही होती है। लो यारी, तुम थोड़ा और खा लो। तो मुझे पता है कि तुमने इतने टाइम से अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, और जैसे कि तुम देख रही हो कि ये सारी अच्छी लड़कियां हैं और यहाँ पर कोई मर्द भी नहीं है, तो तुम आराम से यहाँ पर रिलैक्स कर सकती हो। ये बाकी रनवे ग्रुप से जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सभी लोग फैमिली हैं। पर ये सारे के सारे ड्रामे हैं और ये लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कुछ टीनेज गर्ल्स का ग्रुप इकट्ठे रह रहा हो और उनमें से कोई हुक्म ना चला रही हो। ये तो इम्पॉसिबल है। जिस वजह से मुझे पक्का लग रहा है कि ये कुछ न कुछ प्लान कर रही हैं, और मुझे इस बात पर इस वजह से यकीन है क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी पहले दोस्ती किया करती थी ताकि सामने वाला रिलैक्स हो जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर हमला कर सकें। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यारी सो गई होती है और मजे से खराटे ले रही होती है, जैसे कि उसे किसी चीज की कोई फिक्र ही ना हो। और उसे देखकर बाकी लड़कियां अपने प्लान को शुरू करने के लिए कहने लगती हैं, जिस बात पर हेल्पर भी एग्री करती है और वो और उसकी एक साथी रूम के बाहर चली जाती हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सभी लोग यहाँ पर खाना खा के आराम से कैसे सो जाते हैं। क्या आप खाने में कुछ डालती हैं? अगर तुम्हें कोई ऐसा ड्रग पता है तो मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे वो ला कर दे दो। जो बच्चे काफी टाइम तक स्ट्रीट्स पर रहते हैं, उन्हें एक अच्छा खाना नहीं मिला होता है और वो किसी भी अच्छी जगह पर नहीं सोए होते हैं, जिस वजह से अगर तुम उन्हें अच्छा खाना खिला दोगे और उन्हें कंफर्टेबल कर दोगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली ही नींद आ जाएगी। और अगर तुम उन लोगों को ऐसा एहसास दिला दोगी कि वो सभी लोग फैमिली हैं, तो वो बिना किसी टेंशन के ही सो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं यारी बस सोने का नाटक कर रही होती है और वो लड़कियाँ यारी की फोटो खींचते हुए उसके स्कर्ट को उतारने लगती हैं, जिस वजह से यारी को गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ हेल्पर की साथी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो यारी से काम कब करवा रही है, जिस वजह से हेल्पर कहने लगती है कि वो आज रात ही उसे काम पर भेजने वाली है, क्योंकि उसे बहुत टाइम से इतनी अच्छी लड़की नहीं मिली है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहती है। और अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वो उसे यून की तरह ही सबक सिखाएगी। तब वो अपनी साथी को कहने लगती है कि जब अंकल आएंगे तब उसे यारी को उठाकर उसे काम पर लेकर जाना है, जिसके लिए वो लड़की हाँ कहती है। पर तभी उन्हें रूम में से अचानक से आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से वो दोनों रूम के अंदर चली जाती हैं और देखती है कि यारी ने सबको बेहोश कर दिया है। और यारी को इस बात का एहसास हो गया होता है कि वो उसकी पिक्चर्स को क्लिक करके उसे बाद में ब्लैकमेल करने वाले थे, जिस वजह से वो इस प्लान के लिए उनकी तारीफ करने लगती है। तो हेल्पर की साथी यारी के ऊपर हमला कर देती है, पर तभी यारी उसे टेजर से एक जोरदार शॉक देती है, जिससे कि वो भी बेहोश हो जाती है। आखिरकार तुम लोगों की यू जॉन की बहन के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? तो इसलिए अब जल्दी से आओ बिग सिस, मैं तुम्हें उतना ही फ्राई करूंगी जितने में तुम जिंदा रह सको। आखिरकार ये लड़की कौन है? अंकल जल्दी से रूम नंबर 6 में आओ, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट रुको, अगर तुम किसी का फोन कर रही हो तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं। पर मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। तब हम देखते हैं जिस अंकल को हेल्पर ने बुलाया होता है उसके रास्ते में हानरिम आ गई होती है और यहाँ यारी ने हेल्पर को एक जोरदार शॉक दिया होता है,
अब इतना में मत चीखो, मैंने अभी इसकी पावर को 1 पर सेट किया हुआ है, तो जल्दी से अब चूज कर लो। क्या तुम यहाँ पर युन को लाओगी या फिर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें मैं देखूंगी कि अगर मैं टेजर की पावर को बढ़ाती हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होता है। तो अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार युन कहाँ पर है, वो काम कर रही है। किस तरह का काम? अब इतनी भी बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता है कि भागी हुई लड़कियां किस तरह का काम करती हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कल उसे बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉटी वाली थी, जिस वजह से उसका फेस बिगड़ गया था। पर तुम्हें पता है कि कुछ लोगों को फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि लड़की यंग है या नहीं। वैसे मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें एक चीज कहना चाह रही हूँ, और वो ये है कि मुझे तुम्हारे टूटे हुए दांत को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर एक नकली दांत लगा लो। तो यारी हेल्पर के ऊपर हमला करने लगती है, पर हम देखते हैं वहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि हेल्पर को खतरे में देखकर यारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ हानरिम ने भी उस पर्सन का बुरा हाल कर दिया होता है जिसे हेल्पर ने फोन किया होता है, और उसे यारी की चिंता हो रही होती है, जिस वजह से वो फिर से यारी की ऑडियो को सुनने लगती है और उसे एहसास होता है कि यारी खतरे में है। तो यहाँ लड़कियों ने यारी को पकड़ लिया होता है और उसके हाथ से टेजर को भी छीन लिया होता है, जिस वजह से हेल्पर उन लड़कियों को यारी को बॉयज के रूम में फेंकने के लिए कहती है और वो लड़कियाँ यारी को रूम से बाहर लेकर जाने लगती हैं। पर तभी हानरिम वहाँ पर आ जाती है और एक लड़की को जोरदार मुक्का मारती है, जिस वजह से यारी उनके चंगुल से छूट जाती है और हानरिम यारी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो नीचे पहुँचते ही वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि हेल्पर के साथ ही होते हैं और उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हानरिम और यारी और भी तेजी से वहाँ से भागने लगती हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाती हैं, जिस वजह से कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा होता। तो हानरिम यारी से पूछने लगती है कि आखिरकार उस हेल्पर के पास इतने सारे बच्चे कैसे हैं। उस हेल्पर ने हमारे रूम को रूम 6 कहा था, तो इसका मतलब कम से कम वहाँ पर 6 रूम्स तो जरूर है और ये लोग पूरा का पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं। पर हमें इससे पहले युन को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो खतरे में है। हेल्पर ने कहा है कि वो इस टाइम काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस टाइम ठीक होगी। तो हानरिम को हवाजिन का फोन आ जाता है और हानरिम हवाजिन को सारी बात बताने लगती है, पर तभी हवाजिन हानरिम को कुछ बताता है जिस वजह से वो शॉक हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद हेल्पर उन सभी लोगों को मारने लगती है जो कि यारी और हानरिम को नहीं पकड़ पाए होते हैं और उन्हें धमकी दे रही होती है कि अब वो उन्हें घर भेज देगी और उनके पेरेंट्स को फोन कर देगी। तो हेल्पर की साथी उसे शांत करवाने लगती है और पूछने लगती है कि आखिरकार वो लड़की है कौन, क्योंकि वो तो युन को ढूंढ रही है। इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, तो इसलिए जब युन वापस आएगी हम उसी से इसके बारे में पूछेंगे। पर आखिरकार आपने उसे कहाँ पर भेजा ही क्यों है? उसे तो फेस हील होने तक आराम करना चाहिए था ना। क्लाइंट ने कहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस इस बात से मतलब था कि जो लड़की आएगी वो मिडिल स्कूल स्टूडेंट होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है कि उस बंदे को ये चीज अच्छी लगी है कि उसका फेस खराब है। रुको जरा, तो इसका मतलब वो डेंजरस है? मैंने सुना है कि अभी अभी ऐसे ही किसी पागल इंसान की वजह से एक लड़की की डेथ हुई है, तो इसका मतलब ये इंसान भी पागल है। ऐसा तो होना ही है, क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह यंग गर्ल्स के पीछे पड़ा होगा? जो लोग भी यंग गर्ल्स के पीछे होते हैं वो सारे के सारे पागल ही होते हैं और उन्हीं की वजह से हम पैसे कमा पाते हैं। तो यहाँ एक पर्सन युन को उस जगह पर ले गया होता है जहाँ पर क्लाइंट ने उसे बुलाया होता है, पर युन को कुछ भी सही फील नहीं हो रहा होता, जिस वजह से वो इसके लिए मना करने लगती है और वो पर्सन उसे कहने लगता है कि उसने उसे खाना और सोने की जगह दी है, तो इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ेगी और उससे समझाता है कि अगर वो इस वजह से टेंशन में है कि कहीं क्लाइंट उसे मार ना दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन उसे बचा कर रहेगा। तो युन कुछ भी नहीं कह पाती है और गाड़ी से उतर जाती है, जिस वजह से वो बंदा गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं 2 पुलिस वाले युन की तरफ आ रहे होते हैं, जिस वजह से युन उनसे मदद मांगने के बारे में सोचने लगती है। पर तभी उसे याद आता है कि इससे तो वो फिर से अपने फादर के पास पहुंच जाएगी और वो फिर से उस नर्क में वापस नहीं जाना चाह रही होती, जिस वजह से वो पुलिस वालों से कुछ भी नहीं कहती है और एक कैरियोके वाली जगह पर चली जाती है। तब वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम के अंदर भेज देती है जहाँ पर एक बंदा पागलों की तरह गाना गा रहा होता है, जिसे देखकर युन डर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो बंदा पागल है। तो वो बंदा युन को भी गाना गाने के लिए कहने लगता है और हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हवाजिन होता है। तो थोड़ी देर बाद युन भी गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हवाजिन उसके लिए तालियां बजा रहा होता है और युन को ये अच्छा लगा होता है कि हवाजिन ने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तो क्या तुम्हें रिलैक्स फील हो रहा है युन? रुको जरा, आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो इस वजह से क्योंकि तुमने अपनी बहन को ये लेटर भेजा था और उसने मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि तुम कहाँ पर हो। तो चलो फिर अब किसी शांत जगह पर जाकर बातचीत करते हैं। आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम्हारे पास ये लेटर क्या कर रहा है? क्या तुमने मेरी बहन के साथ कुछ किया है या फिर तुमने तब मेरा पीछा किया था जब मैंने इस लेटर को मेल बॉक्स में डाला था, या फिर तुमने मुझे इन लेटर्स के रिप्लाई दिए थे? जरा शांत हो जाओ युन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो युन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से हवाजिन भी उसके पीछे भागने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो बंदा
युन का वेट कर रहा होता है, जो कि उसे छोड़ने आया होता है, क्योंकि युन का टाइम खत्म होने वाला होता है। तब उसे आवाजें आने लगती हैं और हम देखते हैं युन हवाजिन को उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है, पर हवाजिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो पर्सन हवाजिन से कहने लगता है कि अगर उस लड़की को वो कंट्रोल करना चाहता है तो उसे थोड़ी जबरदस्ती करनी होगी, और अगर वो उसे 10,000 वॉन के 23 नोट दे देगा तो वो कुछ और देर के लिए उस लड़की को लेकर जा सकता है। तब ये सुनकर हवाजिन को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो उस बंदे को मारना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर 23 बार हमला करता है। तब हवाजिन को बिजी देखकर युन टैक्सी पकड़ के वहाँ से निकल जाती है और हवाजिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो करे क्या। तो येरी और हानरिम भी वहाँ पर आ जाते हैं और हवाजिन को जल्द से जल्द गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग येरी का पीछा कर सकें। तो यहाँ थोड़ी देर बाद कैब वाले ने युन को उतार दिया होता है, क्योंकि युन के पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से युन उससे माफी मांगने लगती है। अपनी बकवास छोड़ो और अपनी पेरेंट्स का नंबर दो। माफ कीजिएगा, पर मैं आपको वो नहीं दे सकती हूँ, और अगर आप मुझे अपना फोन नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो मैं 2 दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम वो भागी हुई लड़की हो जो कि स्ट्रीट्स पर काम कर रही है, और अभी तुम अपने क्लाइंट या फिर बॉस से बच के भाग कर आई हो, जिसका मतलब तुम्हारे पास आज रात सोने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए अगर तुम मेरे साथ रूम पर चलोगी तो मैं तुम्हारे कैब का किराया माफ कर दूंगा। तो ये सुनकर युन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जब मेरी सिस्टर ने घर छोड़ा था तब मैं मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में थी, और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से वो मेरे लिए माँ की तरह थी। वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी, उसके अच्छे ग्रेड्स आते थे और उसने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। तो इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार वो क्यों भागी। पर जब मेरी बॉडी मैच्योर होना स्टार्ट हुई तो मुझे समझ में आया कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि हमारा बाप सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान था। तब उसके बाद मैं भी घर से भाग गई और यूथ डिटेंशन सेंटर चली गई, जहाँ पर उन्होंने मेरे फादर की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी ताकि वो उनका कंसेंट ले सके। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो घटिया इंसान कभी भी इस बात का कंसेंट नहीं देगा, जिस वजह से मैं उस मॉन्स्टर को कभी कॉल नहीं करूंगी। पर यूथ शेल्टर वालों ने कहा कि वो लोग मेरे पेरेंट्स के कंसेंट के बिना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी और वो कोई और मुसीबत नहीं झेलना चाहते हैं। तब मुझे निराश होकर वहाँ से जाना पड़ा और मुझे वो हेल्पर मिली जो कि मेरे जैसे रनवे लड़कियों की मदद करती थी। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि कोई भी पर्सन जो आपकी मदद करता है उसे बदले में कुछ न कुछ चाहिए होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैन है या फिर वुमेन। पर मैं जिंदा रहना चाहती थी, जिस वजह से मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मुझे उसके साथ जाना पड़ा। तो यहाँ हम देखते हैं युन सीढ़ियों पर बैठकर रो रही होती है और बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, जिस वजह से येरी आकर उसे हक कर लेती है और युन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, जिस वजह से येरी उसे बताती है कि वो भी उसकी तरह घर से भागी हुई है, और क्योंकि आज रात बहुत ज्यादा ठंड है तो इसलिए उन्हें इसी तरह हग करके साथ में रहना चाहिए ताकि वो दोनों जिंदा रह सकें। तो युन इसके लिए मान जाती है और येरी की बाहों में सो जाती है। तब हवाजिन और हानरिम भी इस चीज को देख रहे होते हैं। जब लोग घर से भाग जाते हैं तो उनके साथ बहुत बुरी चीजें होती हैं, जिस वजह से वो अडल्ट्स के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम येरी को अपने साथ लाए थे। तो चलो हानरिम, तुम इनके ऊपर नजर रखो और मैं बिल्डिंग की एंट्रेंस को गार्ड करता हूँ। कैप्टन, आखिरकार हम उस वुमेन हेल्पर का क्या करने वाले हैं? उसके अंडर बहुत सारे बच्चे हैं और उसे देखकर लग रहा है कि वो उन बच्चों के जरिए बहुत सारे क्राइम कर रही है, और ऊपर से अगर हमने इसके बारे में पुलिस को बताया तो वो लोग बच्चों को वापस घर भेज देंगे। पर हम लोग उस हेल्पर को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी बातों से लग रहा है हानरिम कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है और ये एक अच्छी सोच है। और वैसे भी उस जगह को ठिकाने लगाना बहुत आसान काम है। हायरफ्स ने इस वजह से कुछ नहीं किया है क्योंकि उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हम इसमें कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। तब हम देखते हैं हवाजिन टीआरपीए की तरफ से एक पोस्ट डाल देते हैं जहाँ पर रनवे किड्स को रहने की जगह दी जा रही होती है और उन्हें पेरेंट्स से बचा कर भी रखा जा रहा होता है। तब यहाँ वो हेल्पर अपने लिए शॉपिंग कर रही होती है और $5,100 का एक बैग ले लेती है और उसकी पेमेंट को 10 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करवा लेती है, और उसके बाद उसे क्लाइंट्स के मैसेज आने लगते हैं, जिस वजह से वो अपने साथी को अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगह भेजने के लिए कहती है ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। पर तभी उसके साथी उसे बताते हैं कि आधे बच्चे उसके घर से भाग गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं टीआरपीए ने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को रेंट आउट कर लिया होता है ताकि वो रनवे बच्चों को रख सके। तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और येरी उनका स्वागत कर रही होती है। तो यहाँ यून के ग्रुप के भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आगे होते हैं और कुछ लड़कियाँ यून से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही यून को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होती है और वो भी उस लाइफ से परेशान हो चुकी होती है, जिस वजह से यून उन्हें माफ कर देती है क्योंकि उन्होंने भी उसकी तरह मुश्किलें झेली होती हैं। आप बिल्कुल सही थे कैप्टन, अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। जो बच्चे घर से भाग जाते हैं उनमें से बहुत से लोग क्राइम नहीं करना चाहते होते, बल्कि उन्हें क्राइम इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम उन बच्चों को रहने के लिए अच्छी जगह और अच्छा खाना दे देंगे तो उनके पास क्राइम करने का कोई रीजन नहीं बचेगा और उसके बाद वो अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द सारे बच्चे यहाँ
पर आ जाएंगे और जब ऐसा होगा तब हम उन हेल्पर्स को नहीं छोड़ेंगे। वैसे अगर उस वुमेन हेल्पर के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हुआ तो वो यहाँ से भाग जाएगी, पर अगर किसी को पैसों की लत लग जाए तो उनके लिए ये सब कुछ छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी वो पैसों को तो बच्चों को एक्सप्लॉइट करके कमा रही थी, जिसका मतलब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, तो इसलिए वो इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटने वाली। तो यहाँ हम देखते हैं उस हेल्पर ने एक लड़की को पकड़ लिया होता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा होता है। तो थोड़ी देर बाद वो अपने साथी से पूछने लगती है कि आखिरकार अब कितनी लड़कियां बची हैं। हमारे पास अब बस 5 ही लड़कियां बची हैं। तब मुझे लगता है कि अब हमें अपनी ये दुकान बंद कर देनी चाहिए बिग सिस। मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है, पर टीआरपी बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है और ऊपर से वो डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, तो इस वजह से उनके पास पावर भी है। उनके तो पुलिस के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस भी हैं, जिस वजह से वो हमें चुटकी मारते ही अरेस्ट करवा सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हमें अब सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और वैसे भी अभी तक आपने इतना पैसा तो बचा ही लिया होगा कि हम कहीं जाकर एक छोटा सा कैफे तो खोल ही सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है, और वो इस वजह से क्योंकि मैंने सब कुछ उड़ा दिया है। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अगले महीने की ईएमआई भर सकूं, जिस वजह से हमें जल्द से जल्द बच्चों को वापस लाना होगा ताकि हम उनसे काम करवा सकें। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने सारे के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं एडल्ट बन जाऊंगी तो तुम मुझे डिपॉजिट और 6 महीने का रेंट दोगी, और अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास उतने भी पैसे नहीं है। क्या तुमने उन्हें भी खर्च दिए? तब वो हेल्पर उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें इस वजह से इंचार्ज बनाया था क्योंकि तुम इनमें से सबसे बड़ी थी और तुम ये समझ रही हो कि तुम इम्पोर्टेंट हो। जब तुम मेरे पास आई थी तब तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा हुआ था, तो इसलिए तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह दी। और अगर तुम्हें अभी भी मेरे खिलाफ खड़े होना है तो मैं तुम्हारे स्टेप फादर को फोन कर सकती हूँ। पर रुको, मुझे इससे एक अच्छा आइडिया आया है, और अगर मैं तबाह होने वाली हूँ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यूथ शेटर पेरेंट्स को फोन नहीं करने वाला है ना? पर जब मैं भागी थी तब ऐसा नहीं था, तो इसलिए मैं अब भी ऐसा नहीं होने दूंगी। तो यहाँ यारी और युन इकट्ठे सो रही होती हैं और यारी युन को अपने प्रिजन के किस्से सुना रही होती है और साथ में उसे उसकी बहन के बारे में भी बता रही होती है, क्योंकि उसे वहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा मजा आया होता है। तो यारी को नींद आने लगती है, जिस वजह से युन उसे सोने के लिए कहती है और अपने बेड पर सोने चली जाती है। तो यारी उसे आराम से सोने के लिए कहती है ताकि वो लोग कल जाकर यू जोंग से मिल सके। पर हम देखते हैं युन को रात को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि रात को काम करने की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी होती है और वो यारी की प्रिजन वाली बातों को सोच रही होती है, जिससे कि उसे एहसास होता है कि उसकी बहन को प्रिजन एक सेफ जगह लगी होती है। तब युन का फोन बजने लगता है और वो मैसेज को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो यहाँ हेल्पर और उसके साथी छत पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर युन और वो लड़की आ जाती है जो कि हेल्पर से बचकर भाग कर गई होती है, क्योंकि हेल्पर ने उन्हें मैसेज करके ये धमकी दी होती है कि अगर वो नहीं आई तो वो उनके पेरेंट्स को उनका पता बता देगी। तो हेल्पर युन के बाल को पकड़कर उसे मारना स्टार्ट कर देती है। तुम लोग तो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो। मैंने मुसीबत में तुम्हारी मदद की और तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया, और तुम लोग इतनी बेवकूफ थी कि तुमने गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कर लिया। तुम लोगों को सच में लगा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल नहीं करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कंट्री का लॉ है कि बच्चे सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होते हैं, और जो बच्चे हेल होम्स में भरे होते हैं उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती है। तो हम गलत हो, क्योंकि एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, जहाँ पर सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है और 3 टाइम का खाना भी मिलता है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे घटिया लोग हमारा पीछा नहीं कर सकते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो हम गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जगह है, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि प्रिजन है।